नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं आपके साथ पायल हुसैन। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपर फास्ट न्यूज से। आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये फैसला आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने किया है। इन चारों के खिलाफ पार्टी ने नोटिस जारी किया था, जिसका अजीत झा को छोड़कर बाकी तीनों ने जवाब दिया था, लेकिन अनुशासन समिति इनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। बागियों को निकाले जाने का फैसला सोमवार देर रात तक चली पार्टी की बैठक में लिया गया। सारे जवाबों को देखने के बाद हमारा निर्णय रहा कि पार्टी के लिए सबसे अच्छा इस समय यही होगा कि इन सब की गतिविधियों को देखते हुए, जो कि काफ़ी एंटी पार्टी थी और काफ़ी नुकसानदायक हो रही थी पार्टी के लिए, हमने ये निर्णय लिया कि इन्हें अभी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। वहीं पार्टी के फैसले से दुखी योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं फैसले से बेहद आहत हूं। उन्होंने कहा कि अपने ही घर से निकाले जाने पर कैसा लगता है ये आप समझ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूँ, क्योंकि पिछले कई दिन से मामला इसी दिशा में बढ़ रहा था। ये भी नहीं कह सकता कि कुछ असर नहीं हुआ, परेशान नहीं हूँ। अब आपको कोई आपके ही घर से घसीट के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? 2 मार्च से AAP में विवाद गहराया हुआ था। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि इन्होंने दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ऐसे ही आरोप लगे। प्रशांत योगेंद्र ने भी केजरीवाल पर सवाल खड़े किए। 29 मार्च को दोनों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया, लेकिन विरोध और अल्टीमेटम के बीच 14 अप्रैल को योगेंद्र प्रशांत गुट ने गुड़गांव में स्वराज संवाद बैठक की। 17 अप्रैल को पार्टी की अनुशासन समिति ने चारों बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा था और आखिरकार चारों बागी नेताओं को 20 अप्रैल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के बागी गुट के नेता प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी नेता आशीष खेतान और पंकज गुप्ता पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। प्रशांत के मुताबिक आशीष खेतान ने तहलका मैगजीन में काम करने के दौरान टेलीकॉम घोटाले की एक आरोपी कंपनी के पक्ष में खबर लिखने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए। इसके बाद आरोपी टेलीकॉम कंपनी तहलका के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने लगा था। पंकज गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने PAC की इजाजत के बगैर 2 करोड़ रुपए के फर्जी कंपनी के जरिए चेक लिए। प्रशांत भूषण के आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने प्रशांत भूषण पर तीखा हमला किया है। आशुतोष के मुताबिक जिस आशीष खेतान की ईमानदारी की कस्में प्रशांत भूषण खाते थे, अब उन पर आरोप लगाकर हंसी के पात्र बन रहे हैं। उनके मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अपने अंदर झांकना चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए भूषण और यादव ने अनुशासन समिति पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बनी ये सहमति ही असंवैधानिक है। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का केजरीवाल का फैसला, वाराणसी और अमेठी संसदीय क्षेत्रों में संसाधन देने और लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को धन आवंटित करने जैसे बड़े फैसले में केजरीवाल ने किसी से सलाह मशविरा नहीं किया था। आज भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज भी सदन में भूमि बिल पर बवाल होना तय है। सदन में अपनी रणनीति को लेकर आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी है। इसमें खासकर भूमि बिल को लेकर सरकार के रुख पर चर्चा होने की संभावना है। यही नहीं, काला धन और GST बिल भी सरकार के लिए अहम है, जिसे वो इस सत्र में पास कराना चाहती है। आपको बता दें कि कल संसद में भूमि बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में सरकार पर खूब निशाना साधा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र को उद्योगपतियों की और सूट बूट वाली सरकार करार देते हुए राहुल ने कहा कि पीएम 60% किसानों को नाराज कर रहे हैं। राहुल ने पीएम को सलाह दी कि अगर वो पाला बदलकर किसानों के साथ हो जाएंगे तो उन्हें राजनीतिक रूप से बहुत फायदा होगा। उन्होंने पीएम से किसानों का हाल अपनी आंखों से देखने की सलाह दी। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों को कमजोर कर रही है और फिर जब वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे तो उन पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी मार देंगे।
राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएम मोदी किसानों की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में 50 साल से नहीं चल रही बल्कि 10 महीने से चल रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक सरकार खेती को लेकर दीर्घकालिक योजना बनाने के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुआवजा मोदी सरकार ने ही बढ़ाया है। जासूसी कांड पर बवाल मचने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है। पीएम मोदी नेताजी बोस के परिवार से 17 मई को मुलाकात करेंगे। पीएम ने बोस के परिवार को इस बात का भरोसा दिया है कि वो निजी तौर पर बोस से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने के मामले को देखेंगे। वहीं पीएम मोदी से नेताजी बोस के प्रपौत्र चंद्रा बोस ने कहा है कि नेहरू का असली चरित्र सामने आ गया है, ऐसे में उनका भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1992 से एक सपना संजोया गया था। अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले तमाम लोगों ने एक विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन इतने सालों के बावजूद ये मामला कागजों में चलता रहा। मोदी ने कहा कि मैंने ये तय किया है कि भले ही 20 साल बर्बाद हुए हों, लेकिन हम 20 महीने के भीतर इस काम को पूरा करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव को हरियाणा में कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा मिलने जा रहा है। आज सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल में हरियाणा के मुख्यमंत्री एक समारोह में उन्हें ये दर्जा देंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव पानीपत के गाँव डिकाडला में एक गुरुकुल का भी शिलान्यास करेंगे। भारतीय रेलवे में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई को इसमें 4000 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है, जिसे लेकर सीबीआई आज मामला दर्ज कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 में रेल माल ढुलाई के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ है। सीबीआई को शक है कि रेलवे के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेराफेरी की गई है और इसमें रेलवे के कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होने की आशंका है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने भारतीय समुद्री सीमा में आई 3 नावों को पकड़ा है। इन नावों से कोस्ट गार्ड को 250 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 600 करोड़ आंकी गई है। गार्ड्स ने 8 पाकिस्तानी स्मगलरों को भी पकड़ा है। 3 नावों में से 2 नाव भारतीय हैं। 2 नावें द्वारका से लाई गई। भारतीय नावों से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर के मुखिया हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत को दुश्मन नंबर 1 बताते हुए जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान के पेशावर में रैली के दौरान आतंकी हाफिज सईद ने कहा कि उसका अगला निशाना भारत है। हाफिज सईद का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के दौरे पर है। 2 दिन पहले भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर हमला करती है तो उसके जिहादी उनका समर्थन करेंगे। पाकिस्तान दौरे पर गए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को कुल 51 समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें भारत के लिए अहम है $46 बिलियन यानी कि लगभग 29 खरब रुपए वाला पाकिस्तानी चीनी आर्थिक गलियारा। इसके तहत चीन से पाकिस्तान तक सड़क और रेल लाइन बनाई जाएगी, जो कि पीओके से होकर और एलओसी से सटकर गुजरेगी। भारत की नजर ग्वादर बंदरगाह का बनना में चीन की मदद पर भी है। कश्मीर घाटी में 2 दिन तक हुई लगातार बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। श्रीनगर के राजवंशी बाग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अनंतनाग के संगम में भी झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार ने बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया है और राहत टीमों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सूरत के ओएनजीसी के गैस के कुएं में शनिवार से लगी आग अभी तक काबू में नहीं आ सकी है। इस हादसे में अब तक 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि आग पर काबू पाने के लिए विदेश से टीम बुलवाई गई है। सूत्रों की माने तो आग पर पूरी तरह काबू पाने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से हुई तबाही के बाद प्रशासन का असंवेदनशील रवैया किसानों को भारी परेशानी में डाल रहा है। सरकार ने तत्काल राहत राशि के जो चेक किसानों को बांटे, वो बैंक ने उन्हें वापस कर दिए हैं। बैंक ने चेक ये कहते हुए वापस कर दिए कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा है कि चेक बाउंस होने के मामले उनके संज्ञान में आए हैं, जिसके संबंध में वो जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर बांध में 9 दिन से नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। दरअसल किसानों का आरोप है कि सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया पूरा होने से पहले ही बांध का स्तर 191 मीटर कर दिया है, जिससे कि गांव डूब गए हैं। लेकिन राज्य सरकार ने सफाई दी है कि किसी भी सूरत में बांध का स्तर 189 मीटर नहीं किया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि आंदोलनकारियों को उनकी मांग के आधार पर 225 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में 3 नाबालिग सगी बहनें घर से इसलिए भाग गई कि वो पढ़ना चाहती थी, जबकि उनके पिता ने उनका स्कूल से नाम कटवा दिया था। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली भागने के फिराक में तीनों नाबालिग बहनों को बलिया रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है और पुलिस ने उनके परिजनों से उन्हें पढ़ाने को लेकर लिखित आश्वासन लेकर लड़कियों को उन्हें सौंप दिया है। बीती रात दिल्ली के बवाना इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल पर फायरिंग की गई। बाइक पर आए हमलावरों की फायरिंग के दौरान एक गोली अस्पताल के शीशे में लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बदमाश यहीं नहीं रुके, उन्होंने अस्पताल के मालिक को धमकी दी कि अगर उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। हमले की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज सुबह 11:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। आज ही यमुना के इस शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से मां यमुना की भोग मूर्ति यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। खरसाली और यमुनोत्री धाम में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स को फिर अपने होम ग्राउंड में हार का सामना करना पड़ा है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम सिर्फ 146 रन ही बना सकी। उसके बाद कोलकाता ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी और दिल्ली के बल्लेबाज युवराज सिंह का बल्ला फिर नहीं चला। वहीं कोलकाता के कप्तान गंभीर ने अर्धशतक लगाया और शानदार गेंदबाजी करने वाले उमेश यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल मैच में आज एक मुकाबला खेला जाएगा। आज राजस्थान रॉयल्स का मैच किंग्स 11 पंजाब से होगा। ये मैच रात 8 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। पंजाब के लिए ये मैच काफी अहम होगा, क्योंकि पंजाब अपने पिछले 3 मुकाबले हार चुकी है, जबकि राजस्थान ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 5 ही जीते हैं। राजस्थान को उनके होम ग्राउंड में पंजाब को हराना बहुत मुश्किल होगा। कोलकाता में क्रिकेट मैच के दौरान कैच लेते वक्त घायल हुए अंकित केसरी नाम के एक क्रिकेटर की अस्पताल में मौत हो गई। भवानीपुर के खिलाफ क्लब स्तर के मैच में यह हादसा उस वक्त हुआ जब 12वें खिलाड़ी के तौर पर अंकित फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान अंकित ने कैच लेने की कोशिश की, मगर साथी खिलाड़ी सौरभ मंडल से टकरा गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। 28 अक्टूबर 1994 को जन्मे अंकित केसरी बंगाल अंडर 19 टीम के कप्तान भी रहे थे। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल को दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बनने पर संसद में उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव पढ़ते हुए दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन पत्नी के साथ कैंट के गुरुद्वारा के मत्था टेकने पहुंचे। इस मौके पर कैमरन को मेन हॉल में ही भाषण देना था, लेकिन विवाद की वजह से वो भाषण नहीं दे सके। आपको बता दें कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं। सोमालिया में यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारियों को लेकर जा रही एक वैन में बम धमाका होने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब संगठन ने ली है। ताइपे में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पूर्वी ताइवान था। इसकी तीव्रता इतनी थी कि हिलती हुई इमारतें साफ नजर आ रही थी। भूकंप की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। अक्षय कुमार सिंह ब्लिंग की शूटिंग पटियाला में कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पंजाब के मालोमाल गांव को कलरफुल मेकओवर दे दिया है। गांव के मकानों को लाल, केसरिया, पीले जैसे चमकीले रंग से रंग दिया गया है। अमिताभ बच्चन को पोती आराध्या के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आराध्या के लगातार बोलने की आदत का भी वो खूब आनंद उठाते हैं। अमिताभ का कहना है कि उनकी 3 साल की पोती आराध्या न सिर्फ बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं, बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं। ऋतिक रोशन ने अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अवार्ड में विजनरी ऑफ द ईयर मेल अवार्ड मिला है। ऋतिक ने फरवरी में अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च की थी। फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर ऋतिक
रितेश देशमुख एक आर्किटेक्ट भी है। रितेश इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। प्रसिद्ध रैपर और गायक क्रेजी किंग यो हनी सिंह को कमजोर रैपर मानते हैं। क्रेजी किंग जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। किंग ने कहा, हनी सिंह के गाने और रैप मुझे कमजोर लगते हैं। मैं हनी सिंह को अच्छा रैपर नहीं मानता हूं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान मीडिया ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनने कल्कि केंकला काफी भड़क गई और तुरंत वहां से चली गई। दरअसल ये सवाल उनके पूर्व पति अनुराग कश्यप से जुड़ा हुआ था और उनका नाम सामने आते ही कल्कि गुस्से से वहां चली गई। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान नानावटी हत्याकांड पर आधारित फिल्म लव अफेयर फ्लोर पर आने भी वाली थी, लेकिन अब लगता है कि फिल्म को कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। पूजा भट्ट प्रोडक्शन को इस महीने लव अफेयर पर काम शुरू करना था, लेकिन वे दूसरी फिल्म को खत्म करने में जुटी हुई हैं।